एक शब्द आता है आइडियल वेट, है ना। तो ये आइडियल वेट क्या है? आइडियल वेट की एक लिस्ट जारी की हुई है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो संस्था बनी हुई है उसका नाम है, और उस संस्था ने वो बहुत सारे रिसर्च करती रहती है अलग अलग सब्जेक्ट पर। तो हर व्यक्ति की हाइट अलग होती है ना, और एज भी अलग हो सकती है। तो हाइट के अकॉर्डिंग मेल्स की कितनी आइडियल वेट होनी चाहिए और फीमेल्स की कितनी आइडियल वेट होनी चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसकी एक लिस्ट जारी करता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई मेल है और उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो उसका जो आइडियल वेट है वो 60 kg होना चाहिए, है ना। बाकी आप वो पूरी लिस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, वो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि आप आइडियल वेट से कितना कम या कितना ज्यादा हो, या आपकी फैमिली के लोग हैं उनका भी आप पता लगा पाओगे। तो आज ही आप कॉल करना अपने कोच को और वो लिस्ट जरूर मांगना, इससे पता लगेगा कि हम और हमारी फैमिली में कितने लोग आइडियल वेट पर हैं। अगर आइडियल वेट से अगर वजन कम है हमारा, इट मीन्स हम अंडर वेट है ना। और आइडियल वेट से अगर वजन ज्यादा है हमारा, इट मीन्स हम ओवर वेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में आइडियल वेट कितना है, मतलब होना चाहिए कितना। इसमें एक एजिंग इफेक्ट भी रहता है, वो होता है 30 के बाद, 30 साल की उम्र के बाद वो एजिंग इफेक्ट आता है। और हर 10 साल पर, यानी अगर 40 साल के हो गए तो 10 साल हो गए, तो उस पर 1 kg एक्स्ट्रा वेट हो सकता है ना। तो वो भी आइडियल वेट पे ही माना जाएगा, है ना। 50 साल के तो 2 किलो एक्स्ट्रा हो सकता है, हर 10 साल पर 1 किलो एक्स्ट्रा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब हमें लगता है कि हम यार अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, ओवर वेट है, और वर्कआउट भी कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाना पीना भी कम खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खाना खाते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं खा रहे, है ना। और हम कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं हमारे आसपास, है ना, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफी दुबला पतला है, पर वो हम 2 रोटी खा रहे हैं तो वो 5 रोटी 7 रोटी खा रहा है, फिर भी वो दुबला पतला है ना। तो खास करके ये प्रॉब्लम जो ओवरवेट लोग होते हैं उनके साथ ये बड़ी रहती है कि हम इतना कम खा रहे हैं फिर भी ओवरवेट है, और हमारी फैमिली का मेंबर ये है ना, जो हमसे कहीं ज्यादा खा रहा है फिर भी वो ओवरवेट नहीं है। तो क्या इसका रीजन है ना, कौन सी चीज इसके लिए जिम्मेदार है कि हम 80 को भी फॉलो कर रहे हैं, 20 को भी फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो इसके पीछे जो जिम्मेदार चीज है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आज हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म क्या है और मेटाबॉलिज्म को क्या ठीक किया जा सकता है, ठीक इन द सेंस क्या इसको बूस्ट किया जा सकता है ना। क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई खराबी है। एक्चुअल में वो व्यक्ति जो कम खाने पर भी ओवरवेट हो जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन पड़ गया होता है ना। और जिनका फास्ट होता है तो वो उनके अगर वो ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं फिर भी वो ओवरवेट नहीं होते, क्योंकि उनका बूस्ट है ऑलरेडी, मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, मेटाबॉलिज्म है क्या। जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी कैलोरी हम ले रहे हैं पूरे दिन में इंटेक कर रहे हैं, उसको जो बर्न करने की प्रोसेस है या उसको बर्न करने की जो स्पीड है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है या फिर वो फास्ट है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को ठीक से समझें और उसको बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं उस पर काम करें, तो इसको बूस्ट किया जा सकता है। ठीक है,
सो हमारी जितने भी ऑर्गन है, बॉडी सेल से बनी हुई ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑल और बॉडी है। हमारे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, उनको वर्क करने के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है, और उन चीजों की जो पूर्ति करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, बॉडी के अंदर क्या वर्क करता है मेटाबॉलिज्म। तो सबसे जो पहला काम है, ये जो कैलोरी को बर्न करने का काम है, वो मेटाबॉलिज्म करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है हमारा, है ना, तो कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न होती है। अगर वो जितना स्लो डाउन हो जाएगा, कैलोरी धीरे धीरे बर्न होती है। इसके अलावा जो भी खाना खा रहे हैं, है ना, जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम मेटाबॉलिज्म करता है। खाने से क्या मिलता है हमें? एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो एनर्जी खाने के अंदर सीधी नहीं होती, है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको कन्वर्ट करने का जो वर्क है वो मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो भी नई सेल्स बन रही है, या जो मसल्स बन रहा है ना, हड्डियां बन रही है, मतलब हर चीज जो बन रही है, उसको बनाने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी हमारी बॉडी के अंदर है ना, स्टोर करने का काम उसको, ताकि कभी जरूरत पड़े उसकी तो उसको काम में लिया जा सके, तो वो स्टोर करने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। और उसके अलावा जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें जो शरीर के काम आने वाली चीजें, जो भी पोषक तत्व है, उनको लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो हमारी बॉडी के काम का नहीं है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। तो मेटाबॉलिज्म का रिलेशन क्या है वजन के साथ, है ना? तो इसको समझने के लिए दो चीजें समझनी है हमें। एक होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना, ये एक तरह की जांच होती है, उससे पता लगता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है कितना फास्ट है या कितना स्लो है। एक होता है RM, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब हम रेस्टिंग मोड में होते हैं, है ना, दो तरह के मोड रहते हैं हमारे। जब हम सुबह उठते हैं तो एक्टिविटी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक, है ना, हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, है ना, उछलते कूदते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में। तो तब हम कहलाते हैं एक्टिव मोड में। और जब हम रात को सो जाते हैं तब हम होते हैं रेस्टिंग मोड में। तो जब हम रेस्टिंग मोड के अंदर हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो ऑर्गन है वो काम कर रहे होते हैं। भले ही हम सो रहे हैं, लेकिन ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, है ना। हार्ट काम कर रहा होता है रात को भी, लंग्स काम कर रहे होते हैं, सांस आ रहा होता है ना, दिल धड़क रहा होता है। जो हमारा लीवर है वो वर्क कर रहा होता है, क्योंकि हमने पूरे दिन में जो भी खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम है वो लीवर करता है, उसमें रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज रोल प्ले करता है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है उस टाइम। किडनी काम कर रही होती है हमारी, फिल्ट्रेशन कर रही होती है ब्लड की। तो बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। तब भी जब ये ऑर्गन काम करते हैं तो उनको काम करने में एनर्जी खर्च होती है, तो उससे हमारी उस टाइम भी कैलोरी बर्न हो रही होती है। और लगभग 60% कैलोरी हमारी रेस्टिंग मोड में बर्न होती है ना, और 40% बाकी का जो काम करते हैं उसमें बर्न होती है ना। सो कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, उनको अगर हम समझ लें, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। तो पहला जो कारण है वो आता है एजिंग इफेक्ट के कारण। खास करके जब हम 30 क्रॉस कर लेते हैं तब बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होने लगता है। जितने भी लोग हैं ना, आप इससे कंपेयर कर सकते हो, जो 30 प्लस लोग हैं,
जब आप थे टीन एज के अंदर, है ना, ग्रोइंग एज के अंदर थे, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के थे, तब आप जो खाना खाते थे, है ना, और आज आप जो खाना खा रहे हैं, क्या वो सेम है? क्या उतनी रोटी आपको भाती है? अब कम कम भाने लग गए ना, खाना आपका कम हो गया। रीजन क्या है? आपका बाय डिफॉल्ट ही मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। और अब तो रोटी खाने से पहले सोचना पड़ता है ना, क्योंकि ओवरवेट होने वाली समस्या भी पैदा हो गई, है ना। उस टाइम एक दो रोटी एक्स्ट्रा भी खा ली तब भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एकदम पीक पर होता है, एकदम बूस्ट होता है ना। तो कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न होती है। उस समय फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है बाय डिफॉल्ट ही, है ना, क्योंकि हम उस एज में, यंग एज में, तो फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा थी। तो एजिंग इफेक्ट काम करता है इस पर। दूसरा इम्पैक्ट किस चीज का आता है? जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट रखते हैं, है ना, आज मंगलवार का व्रत आ गया, फिर बुधवार का व्रत आ गया, फिर गुरुवार का आ गया, किसी के शुक्रवार का आ गया, तीज आ गई, ये आ गया, वो आ गया। अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, है ना, और कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, है ना, कि हम ओवरवेट हो गए, अब हम डाइटिंग करेंगे, खाना पीना छोड़ दिया, मील स्किप कर दी, तो उससे भी इस पे बैड इम्पैक्ट आता है। तो आप जब डाइटिंग करोगे या फिर फास्टिंग बहुत ज्यादा करोगे, तब भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होने लगता है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो उन पर उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते, ठीक से पूरा सोते नहीं है, 6 से 8 घंटे रिक्वायर है, डेली रिक्वायरमेंट है कि हमें नींद आनी चाहिए, एक साउंड स्लीप आनी चाहिए, डीप स्लीप आनी चाहिए हमें 6 से लेके 8 घंटे तक। तो अगर वो हम प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हमारी बॉडी को, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होगा। तो ये ऐसे रीजन है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है, थायराइड जब हो जाती है ना, तो उस वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है ना, या पीसीओडी हो गई तो उस वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। तो थायराइड या पीसीओडी एक्चुअल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है। इसकी वजह से हमारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस वजह से भी ओवरवेट हो जाते हैं। और ये होता किस वजह से? ये हमारी इनएक्टिव या खराब लाइफस्टाइल के कारण होता है। ठीक है, अब क्या इसको बूस्ट किया जा सकता है ना? तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो अभी हमारा टाइम हो गया, ठीक है, तो कल हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं, उनको अगर हम करेंगे तो हम हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। और अभी हम चलेंगे, तो यहाँ पर